प्रिय दोस्तों, श्री गुलाम नबी आज़ाद भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष सामाजिक राजनीतिक एक कार्यकर्ता, नेता और नायक के रूप में व्यतीत किए। सन 1969 में उन्होंने गांधीयन आंदोलन में हिस्सा लिया। वे श्रीलंका गए और उसके बाद तो वे पूरी तरह से कांग्रेस में जुट गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा आज़ाद के नाम से लिखी है। वह हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक है, विद्यार्थियों के लिए भी, कि जब वे अपने बाल्यावस्था के बारे में लिखते हैं। आज उनके कुछ संस्मरण हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस संवाद में जुड़ेंगे, सुनेंगे और एक नई दिशा चिंतन के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। पहले दिन की स्कूल जाने से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं उस वक्त के सिस्टम में और आज के सिस्टम में। आज के सिस्टम में जूनियर मोस्ट जो टीचर है, इनएक्सपीरियंस जो टीचर है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएगा। जो एमए होगा, बीएड होगा, वो मैट्रिक में पढ़ाएगा। 11th क्लास में जो मैट्रिक टीचर खुद होगा वो पढ़ाएगा नया ही पहली क्लास, दूसरी क्लास। उसको हैंडल करना नहीं आता। मैंने अपनी पहले दिन की स्कूल के बारे में अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें मैंने यही लिखा है। उस वक्त मैंने रियलाइज नहीं किया, लेकिन जो मैं बढ़ता गया तो मैं रियलाइज किया कि वो टीचर, तो मेरे बड़े भाई मुझसे 8 साल बड़े थे, वो 8th क्लास में थे जब मैं पहली दफ़ा। तो बच्चे हर घर में जैसे शुरुआत करते हैं, 5-6 बच्चे होते थे, भाई बहनें। तो मेरे बड़े भाई कहते थे, अब तुम्हें जब स्कूल जाओगे, अभी 2 साल रहे, 1 साल रहा, 6 महीने रहे, 2 महीने, तो अभी वो टीचर पिटेगा, तुम्हें पीटेगा, अच्छी तरह पढ़ाएगी, तब तुम ठीक होगा। इसलिए जो नज़दीक उम्र बढ़ती जाती थी स्कूल जाने की, तो मैं डरता रहा। तो एक दिन जब पेरेंट्स ने डिसाइड किया मुझे स्कूल जाने के लिए कपड़े वपड़े सब नए, ये सब खाना, कहा जाओ, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो मेरे फादर ने, जो हमारे घर में काम करते थे, नौकर चाकर, एक तकड़ी को पकड़ा कि भाई इनको पीठ पे उठा कर ले जाओ, जबरदस्ती चिल्लाने दो। कुछ देर में चिल्लाया, फिर चुप हो गया। स्कूल जब पहुंचा वहां फिर चिल्लाना शुरू हो गया। तो क्लास में पहुंचा तो मैंने पहली क्लास जो थी उसमें सब जमीन पे, स्कूल जितने होते थे, मैट्रिक का स्कूल, लेकिन फर्स्ट जो पहली क्लास का स्कूल था, बच्चे सब जमीन पे, उसमें टाट वगैरह, दरी वगैरह कुछ भी नहीं था, बेंच का तो सवाल ही नहीं। लेकिन एक टीचर, बुजुर्ग सा टीचर, मेरे ख्याल में आज के हिसाब तो आयु तो तब बहुत होती थी, आज के हिसाब से तो 80 लगता था, लेकिन तब तो रिटायरमेंट एज सिर्फ 55 थी। तो मुझे वो 53-54 का था, लेकिन तब एज 53-54 का भी लगता था, 80-90 साल। पगड़ी थी, नॉन मुस्लिम था। तब हमें यह भी नहीं मालूम था कि मुस्लिम क्या होता है, नॉन मुस्लिम क्या होता, क्योंकि सोशल बाइंडिंग्स इतने, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते थे। हम हिंदू बाजू में अपनी माँ को माँ बोलते थे, उसको भी माँ बोलते थे, उसको भी चाचा या ताया या पापा ही बोलते थे, वो भी हमारी माँ को बोलते थे। ये मालूम नहीं था हमें स्कूल में। घर से घर हिंदू जुड़ा है, उसके खाते हैं, इकट्ठे ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ज़्यादा क्लोज हैं तो वो ईद के लिए हमारे कपड़े बने तो उनके भी बने, या उनके नहीं। तो ये आज की बीमारी है, ये ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सिख की बीमारी है। जब लोग कम अनपढ़ थे तो ज़्यादा सुखी थे, जब अनपढ़ थे, जब कम पढ़े थे तो ज़्यादा यूनिटी और इकट्ठापन था, प्यार था और प्रेम था। तो स्कूल पहुंचा तो ये बुजुर्ग आदमी
इसने उसको बताया भाई टेबल पे बिठाओ। अब मैं रोने लगा। तो उन्होंने, अब वो तजर्बाकार था, एक्सपीरियंस था, वो हैंडल करना जानता था, इसीलिए उसको पहली क्लास और जूनियर क्लासेस का टीचर लगाया था। सीनियर अगर जूनियर टीचर होता उसके जगह तो मुझे लाठी से और पीटता, बंद करो। तो वो लाठी से मुझे चुप कराया। लेकिन सीनियर टीचर था, बुजुर्ग, उसने लाठी से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से और अपने प्यार से मुझे बिठाया, बेटे आ जाओ, कुछ नहीं, कोई हम पीटते हैं, एक हाथ थी इनकी, ये फेंक दो उसके बाद है, उनके लिए नहीं। बताओ, एक बुक निकाली, उसमें सब पिक्चरें थी उर्दू में, तब जम्मू कश्मीर में तो उर्दू ही था तब। उसमें हाथी से, ऊंट से, घोड़े की, गधे की, गाय की, बैल की, भैंस की, अंडों की, पेड़ की, सेब की, नाशपाती की, जो चीजें खाने पीने की या जानवर की, उनने चालाकी से एक पेज पे अगर 10 फोटो है, चित्र है, तो उन्होंने मैं उन्हीं चित्रों का नाम पूछा जो वहां थे, ताकि मैं उनको नाम पहचान। उन्होंने हाथी, ऊंट, ये तमाम चीजों का नाम नहीं मुझे पूछा, क्यों कश्मीर में न ऊंट था न हाथी था। तो मुझे बाद में लगा कि मुझको एनकरेज करने के लिए कि मुझे सब कुछ आता। तो वो उनका एक्सपीरियंस था, उनका तजुर्बा था। 5-7 मिनट वो पन्ने फेरते रहे और मुझे पूछते रहे। फिर कहा, ये पास, आज का इम्तिहान इसका यही था, ये पास हो गया। तुम जो लड़के हैं, तुमको नहीं आता, ये तो पहले ही दिन पास हो गया, पहले टेस्ट में पास हो गया। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैं सोच रहा था ये भी कोई एग्जाम का हिस्सा है, ये भी शायद पहली क्लास में कोई पहला इम्तिहान होगा। और बड़े प्यार से उसके, मेरे वो जो हेल्पर था जिसने मुझे लिया था, उसको बुलाया, वो बाहर था दरवाजे के बाहर, ले जाओ भाई, आज इतनी क्लास थी इनके। तो मैं तो घर इधर से तो मैं भागता गया। मैं तो, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। और एक पिपलामेंट होती थी उनकी, जेब में थी, उसमें कवर नहीं होता था आज की जैसी टॉफी की तरह। वो एक वो जो संतरे की गोली सी, हाँ, संतरे की गोली जैसी, थोड़ा सैनिक चांद जैसा बिल्कुल, होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एक आने में 12 मिलते थे हमारे में। तो गया मैं और खुश। दूसरे दिन आया तो उसने मुझे फिर बिठाया वहीं टेबल पे, फिर और कुछ गप। तो 2-3 दिन उसने मुझे, मेरा जो वो डर था जो ना टीचर का, बिल्कुल निकल गया। फिर 4-5वें दिन मुझे कहा कि अब ये बच्चों के साथ खेलो। अब वो भी क्लास के थे, उनको भी काम देता था कि ये खेलो, और फिर उसके बाद रिसर्च होगी, उसमें बाहर खेलो। तो इस तरह से मुझे उस टीचर ने एक्लेमेटाइज किया बच्चों के साथ खेलना। लाठी उनने उस पूरे महीने में ही ली, हाथ में नहीं ली। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर जूनियर टीचर कोई होता, जैसे आजकल है, और वो मुझे वहाँ बीच में नीचे लड़कों के साथ बिठाता और पीटता, तो मैं शर्म से और भागता, सब लोगों के सामने भागता, तो शायद मैं स्कूल ही कभी नहीं जाता। जैसे उस वक्त के अधिकतर बच्चे 90% स्कूल ही नहीं जाते थे। तो ये मैं देखता हूँ कि कितना फर्क था आज से 60 साल 65 साल पहले, कि जब पढ़ा लिखे थे, ज़्यादा इकोनॉमिकली लोग गरीब थे, पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने भी पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, उनके टीचर भी उतने ही अच्छे थे, अनुभवी थे। और टीचर में भी बहुत, ये मैंने अभी चर्चा की, एक दूसरे हमारे जो मैट्रिक में पढ़ाते थे,
9th और मैट्रिक में इंग्लिश पढ़ाते थे गुलाम रसूल साहब। तो वो कहते थे भाई अंग्रेजी आप लोगों की बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये आधा घंटा जो हम क्लास पीरियड होता है उसमें ना काफ़ी है। तो सुबह 9 से 10 बजे स्कूल होता है, मैं तुम लोगों की एडिशनल क्लास सुबह 9 बजे लूँगा और मैं खुद 8:30 आऊँगा। मैं 8:30 से इंतज़ार करूँगा, जल्दी आओगे तो पहले क्लास शुरू। तो कभी हम 8:45 कभी 9 पहुँचते, तो 1 घंटा वो क्लास लेता था। उसमें वो अंग्रेज़ी की ग्रामर हमें सिखाते, शेल, शुड, विल, वुड, ये सब। और आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, भाई कैसे आया, मैं बाई फुट आया। मैंने कहा भाई बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट आ गया। हाँ, कोई कहता है मैं ऑन कार आया, बाई कार होता है। तो ये तमाम चीज़ें वो उस वक़्त, ये मैट्रिक की बात, ये तो कोई 55 साल बाद पहले की बात है। आज ये क्लास में किसी को आता है कि नहीं आता है, ये कोई नहीं देखता। इसलिए एजुकेशन भी हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे और एजुकेशन में भी ये हो गया है कि अंग्रेज़ी आ गई तो बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से अंग्रेज़ी तो एक कुछ कंट्रीज की भाषा। हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाई जो है वो कल्चर और सभ्यता, आपसी भाईचारा कैसा है, बुजुर्गों का बच्चों का बुजुर्गों के साथ। मैं अभी कहूँगा कि मिनिस्टर होकर भी, यूनियन मिनिस्टर होकर मैं अपने फादर के सामने इस तरह से नहीं बैठा। आजकल बच्चे फादर के सामने ऐसे बैठ जाते हैं, आराम से। फादर वहाँ बैठा है, जूता निकाल के बैठे, लेकिन हम जूता निकाल के और ऐसे भी नहीं बैठते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे नहीं बैठते थे, ऐसे बैठते। तो ये मेरे ख्याल में शिक्षा इज नॉट गुड एजुकेशन, गुड अंग्रेजी। शिक्षा है हमारे देश के लिए, अंग्रेजी भी अच्छी हो, हिंदी भी अच्छी हो, उर्दू भी है जो आपकी लोकल भाषा, वो भी अच्छी हो, लेकिन असली हो कि अपने देशवासियों के साथ स्वभाव कैसा है, अपने बुजुर्ग के साथ, उस बुजुर्ग का कोई भी धर्म हो, जैसे आप अपने पिता का सम्मान करते हो, अब तो पिता का भी नहीं करते हैं, वैसे ही करते हैं एक ज़माने में, उसके समान, उसको रेस्पेक्ट क्या होता है, उससे तहजीब, जिसको कल्चर हम कहते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, जो प्राचीन कल्चर था, एक दूसरे का मजहब की रेस्पेक्ट करना दिल से है, कानून से नहीं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, वो हमारे स्कूल का हिस्सा होना चाहिए। देखो तुम अलग अलग धर्म के हैं, बहुत तुम्हें गौरव होना चाहिए, लेकिन हम सब इंसान हैं, इंसानी धर्म एक अलग धर्म भी है। तो पहले हम इंसान होने चाहिए, फिर हिंदू मुसलमान। हम हिंदू मुसलमान बन गए लेकिन इंसान नहीं बने, हाँ, तो क्या फर्क है? आज मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी किताब पढ़ी है और मैंने हिंदी तर्जुमा भी करने की 4-5 चैप्टर्स को किया है। मैं समझता हूँ कि आपकी किताब जो है ना केवल हर तबके के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चा हो छोटा, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज में जाना चाहता हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता हो, यस पॉलिटिक्स में आना चाहता हो, तो उसके लिए एक, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर आदमी उसमें शामिल भी हो सकता है और उसमें शोहरत भी ले सकता है, उसमें कामयाबी ले सकता है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो आपने उस समय तो दौर मिलिटेंसी का था, पर आपने जिस तरह से उनको गांधी पढ़ाया, बस उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं चाहूँगा कि आपके इस बातचीत को मैं यूट्यूब पर डालूं और फिर इसको हजारों हजार लोग देखें, और ख़ास तौर से मैं स्कूल के बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को
और उनके जो टीचर्स हैं और जो उनकी मैनेजमेंट है उनको ज़रूर भेजना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी बात है कि आपने हज़ारों इंटरव्यू पॉलिटिक्स पे दिए और उस पर दिए, पर जो बच्चों के लिए होगा ये है भारत के निर्माण की बात। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें निकाली। आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये चार्ज लगते थे कि कई तो बहुत सारी एनकाउंटर्स वाकई हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि अगर एनकाउंटर में मिलिटेंट मारे गए तो उसमें प्रमोशन भी मिलता था और अवार्ड भी मिलता था। तो समाज में बहुत सारे हमारे फौजियों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। भारत के लोग हमेशा उनका धन्यवाद करते रहेंगे, उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन इतने बड़े देश में, दुनिया में भी और हमारे भी, कुछ ऐसे भी चंद लोग होते हैं जो प्रमोशन के लिए और पैसे के लिए भी फाल्स एनकाउंटर कर देते थे, शिकायतें मिलती थी। तो मैंने चीफ मिनिस्टर होकर सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बता दिया कि हमारे वहाँ चीफ मिनिस्टर यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन होता है, जिसमें आर्मी भी होती है, बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस, आईबी वगैरह सब, सीआईडी। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मिलिटेंसी ख़त्म करनी है, उसमें मैं आपके साथ। जो भी मिलिटेंट है, जो भी हमारे हिंदू मुसलमान से किसी को भी मारेगा, उसको हमने छोड़ना नहीं। लेकिन फाल्स एनकाउंटर के लिए नागर जी के साथ आता था ना वो वाले, इसके ईश्वर डागर। दीदी से पूछ रहा था वाला तो नहीं। अच्छा ये हो गया, ये बिहारी वाला है। हाँ। अच्छा, मिलिटेंसी ख़त्म करनी है, आपने उनको कहा। मिलिटेंसी खत्म करनी है, लेकिन फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए कि किसी भी निहत्थे को मारोगे और कहांगे जी हमने मार दिया मिलिटेंट। तो एक की मैंने शुरू की, कुछ लोग गायब हो गए 3, और उन्होंने कहा जी वो 3 दिन से गायब है, मजदूर, और आए नहीं। हमने उनके घर पूछा, घर भी नहीं गए हैं। तो कहाँ गए हैं? वो तो कभी जाते नहीं हैं। तो 101 मजदूर मेरे पास आए। तो मैंने कहा मैं इनकी इंक्वायरी करूँ। मैं डेट पूछा, टाइम पूछा। तो मैंने कहा 1-2 दिन दे दो। तो मैंने उनकी वो सीआईडी रिपोर्ट मैंने हफ्ते की वहाँ रखा था, मैंने निकाला कि फलां डेट को एनकाउंटर हुआ है 3, और उसमें पुलिस वालों ने दिखाया है, लोकल पुलिस, कि भाई हमने 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट को एनकाउंटर में मार दिया। तो मुझे शक हो गया कि ये 3 वही तो नहीं है। तो मैंने उसकी खुद इंक्वायरी शुरू कर, 10-12 दिन लगे इंक्वायरी। फिर मैंने जब निशानदेही कही है कि कहाँ कहाँ एनकाउंटर हुए, 3 किस में मारे गए, 4 किस में, कब्रें कहाँ हैं, कब्रें आइडेंटिफाई मैंने की, 3 वाली कहाँ है, 2 वाली कहाँ है, 1 वाली कहाँ है। तो मैंने उनके पेरेंट, उनके घर वालों को बुलाया और तीनों कब्रें खुदवा दी, और वहाँ से वही 3 मजदूर निकले। तो मैंने उसी दिन 13-14 पुलिस के लोगों को अरेस्ट किया। वो अभी तक वो जेल में है, एक आध उसमें 16-17 साल वो जेल में रहे। तो उसके बाद ये रुक गया। मैं बधाई देता हूँ आर्मी को भी कि अभी कहीं उनको शिकायत मिलती है तो वो कोर्ट मार्शल में करते हैं, और अगर सच पाया गया तो उसको सज़ा भी देते हैं। लेकिन ये परिणाम उसके बाद से निकले कि हम वैसा नहीं, खाली सॉरी से नहीं होगा,
सजा 1 लाख बताया कैश। तो जितने अनएम्प्लॉयड यूथ थे या गरीब थे वो देखते रहे कि कौन जेब से निकालेगा। तो मैंने शाम को पूछा भाई कितना निकला, कहा इतनी 1000 सिगरेट की पैकेट्स और इतने 1000 रुमाल। वो जो ही रुमाल के लिए हाथ में डालते थे तो उसको 2 आदमी पकड़ते हाँ कि शायद ये ग्रेनेड जेब से निकाला। तो उसके बाद वो रुक गया, कोई नहीं होगा, तो ये लग गया कि पकड़े जाएंगे। तो एक ये मैंने मेरा अपना थर्ड मैंने निकाला कि भाई नॉन वायलेंस से गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराया, लेकिन बड़े देशों में हजारों लोग इधर के भी मरे उधर के भी मरे, लेकिन आजादी नहीं मिली या और समय लगा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है यहाँ के बच्चों को भी कोई नॉन वायलेंस, लेकिन नॉन वायलेंस आप पढ़ के बताओगे तो वो समझेंगे, वो कॉन्शियस नहीं होने चाहिए इसके, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि गांधी जी का ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो मैंने 2006 में एक फंक्शन था गांधी 2 अक्टूबर को, मैंने उसमें अनाउंसमेंट की कि अभी से 1 हफ्ते के बाद 8th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक हर रोज हर स्कूल हर कॉलेज में हर बच्चे को ट्रूथ और नॉन वायलेंस में आधे घंटे का रिसर्च होगा, उसको बोलना है। और स्कूल में उसको जो फर्स्ट आएगा तो फिर वो उस ब्लॉक के अंदर कंपटीशन होगा, ब्लॉक में जो आएगा उसका डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन, और 1 साल के बाद स्टेट लेवल अगले अक्टूबर को उसका स्टेट लेवल पे जो आएंगे। बंद करिए। हेलो। तो फिर 1 साल पूरा लगा और मैंने कहा कि ये 1 साल के बाद लाइव होगा जिसमें मैं और मेरी पूरी कैबिनेट होगी, और जजेस मैंने उस लास्ट डे पर बनाए, कुछ रिटायर्ड जजेस उसके डिबेट के जज, और कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटायर्ड चेयरमैन वगैरह उनको बनाया, और पूरी कैबिनेट के सामने हुए 30-40 हज़ार बच्चे कश्मीर में जमा हुए। वो जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था वो अपनी गाड़ियों में आ गए थे, बसेस आए थे पुलिस, और हमने कैश रखा। फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए का कैश, स्टूडेंट के लिए कैश 1 लाख रुपया बहुत होता है आज से 17-18 साल पहले। और 2 प्राइज रखे, सेकंड 50-50 हज़ार, 4 प्राइज रखे 25-25 हज़ार कैश, और फिर एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी वगैरह। तो मेरा पर्पस था कई लाख लड़कों ने, क्योंकि हमने कंपल्सरी किया था हर बच्चे को, वो जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर हो, पार्टिसिपेट करता। पार्टिसिपेट का मतलब है कि उसको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पूरा गांधी पढ़ना पड़ेगा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक जगह से नहीं निकला, पूरा हिस्ट्री पढ़ो, और जब पूरा हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको फिर पूरा सेकुलरिज्म की भी समझ आएगी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की भी समझ आएगी, सब पूरा देश मिलके कैसे काम करता था ये भी समझ आएगी। तो इनडायरेक्टली मुझे उनको टीच करना बड़ा आसान था कि जो खुद पढ़े, और 1 लाख रुपए के लिए वो आप पढ़ रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं पढ़ रहे चीफ मिनिस्टर का, वो 1 लाख रुपए के लिए पढ़ रहे, लेकिन पढ़ तो रहे।
और क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बस आएगा तभी 1 लाख रुपए मिलेगा। उसकी कई लोगों ने निंदा बाद में की कि भाई ये एक पर्टिकुलर धर्म की तरह उनको ले रहे। तो मैंने उसको बताया गांधी जी सबसे सेकुलर आदमी थे, वो सबसे बेस्ट हिंदू भी थे लेकिन सबसे बेस्ट सेकुलरिस्ट भी थे। तो इस तरह से एक तरीका है हर चीज को निपटने का, स्टूडेंट्स को भी, लॉ एंड ऑर्डर को भी, मिलिटेंसी को भी। कि हमारी बातचीत एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका 50 साल का राजनीतिक सामाजिक जीवन है। आप यूनियन मिनिस्टर रहे, आप जम्मू कश्मीर के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, पर हमारी बातचीत का जो मौजू रहा, लिमिट रही, वो सिर्फ बच्चों की एजुकेशन से रही। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मुझे 7 इंटरव्यू निर्मला देशपांडे जी के लेने का मौका मिला, और आज मैं एजुकेशन पर एक 8वां इंटरव्यू उसी कड़ी में ले रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।